हाँ बच्चों, तो आज की जो हमारी शीट है डेली डोज 01, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आओ देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना इंग्लिश सीखनी है तो एक हैबिट बना लो कि शीट के ऊपर जो कुछ भी लिखा है उस सब के बारे में आपको नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। तो जो आज की शीट है उसकी हेडिंग देखो क्या है। शीट की हेडिंग है डेली डोज। डेली डोज। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो हमें डोज देता है, तो ये वही वाली डेली डोज है। यहाँ जो डेली है वो किस चीज़ का काम कर रहा है दोस्तों? यहाँ जो डेली है वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। देखो, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को क्वालिफाई कर दे, यानी नाउन के बारे में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे, उसी चीज़ को तो एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ जो डेली है वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। देखो, इसके बाद नाउन आया, कौन सा नाउन आया? इसके बाद एक डोज नाउन आया। और इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मैं बोल दूं डेली नीड्स, कि ये नीड्स आपकी कैसी हैं, ये डेली की नीड्स है आपकी। ठीक है, डेली नीड्स। इसके अलावा और एग्जांपल आ जाएं तो क्या आ जाएगा आपका? ए डेली न्यूज़पेपर। मैं बोल दूं ए डेली न्यूज़पेपर, भाई ये न्यूज़पेपर कैसा है हमारा? ये डेली का न्यूज़पेपर है। यहाँ न्यूज़पेपर एक नाउन हो गया। इस डेली ने इस न्यूज़पेपर के लिए ये डेली आया, यानी यहाँ से एक चीज़ सीख ली हमने कि जो डेली है वो एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जाम्पल, डेली नीड्स, डेली वर्क, ए डेली न्यूज़पेपर, यानी डेली एक एडजेक्टिव का काम करता है। और शीट में भी दिखाई रहा था डेली डोज। डोज क्या थी? एक नाउन थी, यानी नाउन की तरह काम करता था। चलो, डेली एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। इसके बाद ना यही डेली एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ये डेली किसकी तरह काम करता है दोस्तों? ये डेली एडवर्ब की तरह भी काम करता है। एडवर्ब की तरह कैसे काम करता है? देखो, मैं आपको एक एडवर्ब क्या होती है सबसे पहले हमने हमारी क्लासेस में सीखा है ना, वेयर व्हेन वाई हाउ का आंसर एडवर्ब होती है। वेयर व्हेन वाई हाउ का आंसर हमेशा एडवर्ब होती है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, उस सेंटेंस को देखते हैं आप। मैं आपसे कहता हूँ आई डेली गो टू टेम्पल। भाई मैं डेली टेम्पल जाता हूँ। आई डेली गो टू टेम्पल, बोल दिया सेंटेंस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हेन डू आई गो टू टेम्पल? आप कहोगे सर डेली। मैं फिर पूछता हूँ कब जाता हूँ टेम्पल? आप कहोगे डेली। यानी आपने मेरे किस चीज़ का आंसर दिया? आपने मेरे व्हेन का आंसर दिया। व्हेन का आंसर दिया तो ये डेली एडवर्ब की तरह भी काम कर गया। यही डेली ना दोस्तों एक और तरीके से काम करता है। ये डेली नाउन की तरह भी काम करता है। ये डेली नाउन की तरह भी काम करता है। अब नाउन की तरह जब ये काम करता है ना, तो इसका मतलब होता है ए सर्वेंट। कोई भी एक व्यक्ति जो हमारे लिए काम कर रहा है, ए सर्वेंट हु वर्क्स फॉर अस ऑन डेली बेसिस। ए सर्वेंट हु वर्क्स फॉर अस ऑन डेली बेसिस। फॉर अस ऑन डेली बेसिस। जब भी ये डेली नाउन की तरह काम करेगा ना, तो इसका मतलब होगा कोई भी व्यक्ति जो हमारे लिए हमारे रोज़मर्रा के काम कर रहा है। ठीक है, डेली। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ चीज़ को। जैसे एक एग्जांपल लिखो, शी हायर्ड ए डेली। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। शी हायर्ड ए डेली। शी हायर्ड ए डेली टू कम in each morning to cook and clean. To come in each morning to cook and clean, यानी सेंटेंस क्या बना? हमने कहा कि शी हायर्ड ए डेली टू कम इन ईच मॉर्निंग टू कुक एंड क्लीन। यानी जब भी डेली नाउन की तरह काम कर जाए तो डेली किसका काम करे, कैसे बिहेव करेगा? कोई पर्सन जो आपके डेली के काम करे। यानी ये डेली तीन तरीके से काम कर गया ना, अभी आपने देख लिया अच्छे से। यही डेली एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, यही डेली एडवर्ब की तरह भी काम कर गया, और यही डेली नाउन की तरह भी काम कर गया। तो ये तो आपका हेडिंग हो गई डेली डोज। इसके बाद अब आप फटाफट अपने एरर देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो बेसिक एरर आपको चेक करना है ना, वो आपको सिंपल सा चेक करना है सब्जेक्ट और वर्ब का। इन दोनों के बीच में एक प्रोमिस हुआ था, अपन ने क्लास में पढ़ा था कि जब तक सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब तक सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब तक जो वर्ब होती है वो भी कैसी आती है? वो भी सिंगुलर ही आती है। जब 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 तक सब्जेक्ट सिंगुलर तब तक वर्ब सिंगुलर। और जिस भी टाइम जो हमारा सब्जेक्ट था वो प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी ही आएगी दोस्तों? वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अब बात कर लेते हैं एक बारी, भाई प्लूरल वर्ब क्या होती है। देखो, जो V1 होती है ना, उसको हम वर्ब की नेचुरल फॉर्म कहते हैं।
जो V1 होती है उसे हम वर्ब की नेचुरल फॉर्म कहते हैं, और नेचुरल फॉर्म में वर्ब हमेशा ही हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। यहाँ से एक बात सीख लो, यानी V1 के पीछे जब भी एस या एस लगा देते हैं तो वो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर। अब आप करते हैं फटाफट अपने एरर। देखो बेसिक सबसे पहला एरर यही ढूंढते हैं हम कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आई भी है क्या नहीं आई। तो देखो सेंटेंस कहता है देयर इज़ अ डेस्परेट नीड टुडे टू यूनाइट आवर एफर्ट्स टू प्रमोट आवर रीजन एंड टू कॉन्फ्रंट चैलेंजेस दैट सराउंड वी। देखो सेंटेंस पढ़ के ना मुझे पता चल गया, मुझे सेंटेंस पढ़ते ही पता चल गया कि एक वर्ब तो इज़ थी, एक वर्ब तो मेरे पास क्या थी, एक वर्ब इज़ थी। भाई एक वर्ब तो मेरे पास इज़ थी, हाँ चलो इज़ एक वर्ब आ गई तो इज़ का सब्जेक्ट क्या बना, देयर इज़ ए डेस्परेट नीड, ठीक है। लेकिन एक दूसरी वर्ब भी इसके अंदर दिखी, आपको को दूसरी वर्ब दिखी सराउंड, दूसरी वर्ब दिखी सराउंड। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा वी आया हुआ था, क्या आया हुआ था, वी। मतलब जो वी है वो तो सब्जेक्टिव केस है, वी तो है जो वो आपका सब्जेक्टिव केस है और प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ वर्ब के बाद जब भी आएगा, इस सराउंड वर्ब के बाद अगर वो आना चाहिए था आपका प्रोनाउन, तो वो किस तरीके से आना चाहिए था, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था। और ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था तो इस वी को चेंज कर देते किसके अंदर दोस्तों, अस में, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। यानी इसका मीनिंग क्या होता है, देयर इज अ डेस्परेट नीड टुडे टू यूनाइट आवर एफर्ट्स टू प्रमोट आवर रीजन एंड टू कन्फ्रंट चैलेंजेस दैट सराउंड अस। भाई आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम हमारे सारे एफर्ट्स को मिला दें और जो भी चैलेंजेस चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है उनका सामना कर सके, दैट सराउंड अस, ये था। चलो जल्दी से आप अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दीज रूलिंग इनवेरिएबली बिगिन विद एन होमेज टू द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ। देखो एरर निकालना ना बहुत आसान होता है, अगर सेंटेंस की सेंस नहीं भी पता तो भी आप एरर निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रामर का एरर होता है, आपको तो ग्रामर देखनी है। तो यहाँ से मैंने देखा, मुझे देखते ही एरर मिल गया, मैंने देखा दीज, क्या देखा दोस्तों, दीज। दीज क्या होता है, दीज एक एडजेक्टिव होता है, और दीज के बाद एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मेरा दीज है ना, जो ये दीज होता है इसके बाद नाउन आता है, लेकिन नाउन कैसा आता है, नाउन आता है प्लूरल नाउन। मैं आपसे बोल दूँ दीज बॉयज़, दीज चेयर्स, दीज पेंसिल्स, यानी दीज के बाद जब भी कभी नाउन आ जाए तो क्या चेक करोगे कि वो कैसा नाउन हो, प्लूरल नाउन हो। क्या यहाँ प्लूरल नाउन आ रहा था, नहीं आ रहा था, यहाँ रूलिंग आया। अब रूलिंग प्लूरल क्यों नहीं है भाई, नाउन प्लूरल कब होता है, जब उसके पीछे एस लगा दो। तो यहाँ इस रूलिंग को आप किस में चेंज कर देंगे, इस रूलिंग को आप किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, रूलिंग्स में। इस रूलिंग को आपा ने चेंज किया किसके अंदर, रूलिंग्स के अंदर, क्योंकि दीज के बाद कैसा नाउन चाहिए था, प्लूरल नाउन चाहिए था। अगर यहाँ से भी नहीं समझ पाया कोई बच्चा तो देखो एक चीज़ सोचो, सब्जेक्ट और वर्ब भी देख लो, बेसिक सी चीज़ उठा के देख लो भाई, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, बेसिक चीज़ उठा के देखो। देखो जो वर्ब थी ना इसके अंदर, वो वर्ब थी बिगिन, वर्ब थी बिगिन, और वर्ब अपनी नेचुरल फॉर्म में थी, वर्ब के पीछे कहीं भी एस या एस नहीं दिखा, यानी वर्ब नेचुरल फॉर्म में थी तो वर्ब प्लूरल थी। और भाई अगर वर्ब प्लूरल थी तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट होगा वो भी कैसा होगा, वो भी प्लूरल होगा। इसीलिए इस रूलिंग को अपन ने किस में बदला, रूलिंग्स में बदला, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर था। चलो जल्दी आ जाओ अपने थर्ड सेंटेंस के ऊपर। थर्ड सेंटेंस कहता है देयर इज़ अ पैटर्न दैट एमर्ज आउट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट नोटेबल जजमेंट्स। ये क्या कह रहा है कि एक पैटर्न है जो निकल कर आ रहा है, जो आजकल कोर्ट फैसले दे रही है, इस बारे में कुछ ऑथर कहना चाह रहा है। हमें तो सेंस से ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। मुझे यहाँ दिखा दैट, मुझे यहाँ क्या दिखा, दैट। देखो दैट दिखते ही ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई, मैंने कहा भाई दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ता है, यानी दैट अगर एक कनेक्टर है जोड़ रहा है तो दो वर्ब कम से कम आनी चाहिए। पहली वर्ब मुझे दिख गई इज़, और दूसरी वर्ब मुझे दिख गई साथियों एमर्ज, यानी दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन था, इज़ और एमर्ज वर्ब को जोड़ रहा था। आपको पता है हमने क्लासेस में किया है कि हु विच दैट, मेरे साथ बोलो हु विच दैट, हु विच दैट। जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं तो वो वर्ब कैसी लेते हैं, अपने से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। अब ये पैटर्न जो नाउन था, ये पैटर्न नाउन कैसा था, ये सिंगुलर था प्लूरल था,
देखो इसके पीछे कहीं भी एस नहीं था, अगर एस होता तो प्लूरल होता, यानी ये कैसा नाउन था, सिंगुलर था। और जब ये नाउन सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी आनी थी, सिंगुलर आनी थी। और वर्ब सिंगुलर कब बन जाती है, जब उसके पीछे एस जोड़ दिया जाए, यानी एस या ई एस जोड़ दिया जाए। इसके पीछे ई पहले से था तो यहाँ एस लगाना था, सेंटेंस करेक्ट बनता। देयर इज़ अ पैटर्न दैट एमर्जेस आउट ऑफ द कंटेम्प्रेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट नोटेबल जजमेंट्स। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, भाई एक ही समय में जो जजमेंट आ रही है, जैसे 3 तलाक की आ गई, राम मंदिर की आ गई, उसके बारे में ऑथर कुछ सजेस्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर था दोस्तों, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे एरर था। चलो भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल दीज कंसर्न्स टेकन टुगेदर मेक्स ए कॉम्प्लेक्स कॉकटेल ऑफ dilemmas फॉर द आरबीआई एज इट सीक्स टू नॉर्मलाइज द पॉलिसी रेट्स। देखो आप इसका मतलब बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ ग्रामर चेक करो। एरर में सिर्फ ग्रामर देखते हैं तो भी काम चल जाता है। देखो ये क्या कह रहा है, ऑल दीज कंसर्न्स। अभी मैं पीछे सिखा के हटाऊँ भाई, दीज के बाद कैसा नाउन आना चाहिए, दीज के बाद प्लूरल नाउन। और यहाँ देख लो हमारी बात वेरीफाई हो गई, कैसा नाउन आया, कंसर्न्स प्लूरल नाउन आ गया। टेकन, टेकन इस सेंटेंस की वर्ब नहीं थी, कोई बच्चा वर्ब ना समझे इसको, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, वर्ब की तरह काम नहीं कर रही थी ये, ठीक है। तो ऑल दीज कंसर्न टेकन टुगेदर, टुगेदर फिर एक प्रेपोजिशन थी, तो वर्ब कहाँ आई, वर्ब आई मेक्स। हमने पढ़ा था ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब का काम नहीं करती, तो वर्ब क्या बनी, मेक्स बनी। अब सबसे बेसिक चीज़, अगर वर्ब मेक्स बनी तो इसका सब्जेक्ट क्या था, इसका सब्जेक्ट ढूंढो, इसका सब्जेक्ट था कंसर्न्स, इसका सब्जेक्ट था कंसर्न्स। यानी कंसर्न्स जब इसका सब्जेक्ट था दोस्तों, जब इस मेक्स का सब्जेक्ट कंसर्न था तो कंसर्न तो मुझे दिख गया भाई, प्लूरल थी, पीछे एस था। और अगर कंसर्न्स प्लूरल था तो वर्ब भी कैसी फॉर्म में आनी चाहिए थी, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आनी चाहिए थी। और प्लूरल फॉर्म में वर्ब के पीछे एस नहीं लगता, यानी यहाँ मेक आना चाहिए था। क्या आना था, मेक आना था, बजाय किसके, मेक्स के। यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। देख लो बिल्कुल बेसिक सा एरर डाला है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट विल ड्राइव्स इन्वेस्टर इनटू डॉट गिव वेंचर्स एंड थ्रेटन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो एक चीज़ देखो, विल एक मोडाल था और हमने हमारी क्लासेस में अच्छे से सीखा था कि मोडाल के बाद वर्ब हमेशा ही हमेशा नेचुरल फॉर्म में आती है। और भाई वर्ब नेचुरल फॉर्म में प्लूरल होती है, यानी प्लूरल होगी और जिस वर्ब के पीछे एस लगा दिया जाता है वो सिंगुलर बन जाती है। इसका मतलब यहाँ ड्राइव्स नहीं आना था, यहाँ सिर्फ ड्राइव आना था, क्योंकि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड ये सब मोडाल्स हैं और मोडाल्स के बाद वर्ब हमेशा नेचुरल फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म में आती है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और थी, पिछले सेंटेंस में हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है, कॉकटेल ऑफ डेलिमास। कॉकटेल ऑफ डेलिमा ये कई बार आपको क्लोज टेस्ट में एज इट इज़ मिल जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, देखो याद करने का तरीका है, भाई मैंने कैसे याद किया था जब मैं प्रिपेयर करता था। कॉकटेल होती है एक अल्कोहलिक ड्रिंक और डेलिमा वैसी होती है कन्फ्यूज़न, यानी आपने कॉकटेल पी ली और अब आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, तो ये होता है ए स्टेट व्हेन यू हैव टू टेक ए डिसीज़न। कोई ऐसी स्टेज है जहाँ आपको एक डिसीज़न लेना है, व्हेन यू हैव टू टेक ए डिसीज़न, भाई आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना है या किसी चीज़ को चूज़ करना है दो में से एक को, उस टाइम पे जो कन्फ्यूज़न होती है उसे कहते हैं आपका कॉकटेल ऑफ डेलिमास। ये कई बार क्लोज टेस्ट में एज इट इज़ देखने को मिलेगा। आगे आ जाओ सिक्स सेंटेंस की तरफ। जो सिक्स सेंटेंस है हमारा वो कहता है, द एंट्री ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स इनटू agricultural land in Chittoor, Andhra Pradesh and a leopard getting into a medical institution in Karnataka is two recent examples। देखो सेंटेंस देखते ही मुझे पता लग गया भाई, दा तो एक आर्टिकल था और आर्टिकल के बाद हमेशा ही हमेशा नाउन आता है, यानी एंट्री एक नाउन बन गया। और एंट्री ही इसी सेंटेंस का क्या बन गया था दोस्तों, एंट्री ही इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया था, एंट्री ही इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट बन गया तो देखो दो घटनाएं हुई, एक तो एंट्री हो रही है वाइल्ड एलिफेंट्स की और दूसरा एक लियोपर्ड की एंट्री हो रही है मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी ये दो घटनाएं हैं। और जब भी दो घटनाएं हैं तो दो सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे या प्लूरल, वो होंगे प्लूरल। यानी इस में एरर था, इस को हटा के मुझे क्या लगाना था, आर। देखो बिल्कुल सिंपल था, सब्जेक्ट और वर्ब के एरर ही लगाए हैं।
बाकी की सारी चीज़ें एक्स्ट्रा थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी भाई। द एंट्री ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स इनटू एग्रीकल्चरल लैंड इन चित्तौड़ आंध्र प्रदेश। देखो ये इनटू क्या था, ये वेयर का आंसर नहीं था क्या, कहाँ एंटर कर गए, वेयर एग्रीकल्चरल लैंड इन चित्तौड़ आंध्र प्रदेश, या कहाँ इन इनटू ए मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन कर्नाटका। ये सारा किसकी तरह काम कर रहा था, एडवर्ब की तरह, क्योंकि अपन ने पढ़ा है वेयर व्हेन वाई का हाउ, वेयर व्हेन वाई का आंसर, वेयर व्हेन वाई हाउ का आंसर एडवर्ब की तरह काम करता है। यानी सब्जेक्ट दो थे, यानी सब्जेक्ट प्लूरल था, तो वर्ब भी आर आई, लास्ट पार्ट में एरर था। चलो जल्दी से आ जाओ 7 सेंटेंस की तरफ। जो 7 सेंटेंस है उसे पढ़ो। द एक्सीडेंट आर शॉकिंग। देखो एक सीधी सी बात मुझे देखते पता लगी, द आर्टिकल था, एक्सीडेंट नाउन था और आर वर्ब आई। भाई इतनी बात क्लियर हो गई, एक्सीडेंट एक सिंगुलर नाउन था, इसका प्लूरल बनता एक्सीडेंट्स। लेकिन मैंने पढ़ा द एक्सीडेंट आर शॉकिंग, यानी यहाँ क्या था, सिंगुलर था, तो वर्ब भी कैसी लेनी थी, सिंगुलर लेनी थी। आर की जगह क्या आना था, इस जाना था। अब कोई बच्चा कह दे जी कन्फ्यूज़न है कि एक्सीडेंट्स भी तो कर सकते थे, बिल्कुल अगर एक्सीडेंट्स कर देते तो भी ओके होता, लेकिन आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा द एक्सीडेंट, यहाँ तक बिल्कुल ओके था, कोई एरर नहीं था। आगे जाके आर दिखा कि भाई आर गलत है, इस जाना चाहिए, तो जहाँ एरर दिख गया वहीं करेक्ट कर दो, वापस पीछे नहीं जाते, ऐसे ही करते हैं। तो द एक्सीडेंट इज शॉकिंग, इसके सेकंड पार्ट में एरर था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ लॉडेबल दैट एफर्ट्स इज बीइंग टेकन टू ट्राई एंड इम्पीच मिस्टर ट्रंप। देखो जो मिस्टर ट्रंप है ना, वो क्या कर रहे हैं, अभी राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं मैं ही राष्ट्रपति हूँ, तो उनको इम्पीच किया जा रहा है। इम्पीच क्या होता है दोस्तों, इम्पीच एक वर्ब की तरह काम करता है। इम्पीच एक वर्ब है और इसी का नाउन बनता है इम्पीचमेंट। इसी का नाउन क्या बनता है, इम्पीचमेंट। देखो इम्पीचमेंट क्या होती है, जब भी कोई राष्ट्रपति या कोई जज कोई गलत काम करता है तो संसद में प्रस्ताव लाके उसे हटाया जाता है, उस चीज़ को इम्पीचमेंट कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो ट्रंप साहब है वो पोस्ट नहीं छोड़ रहे, अपनी कुर्सी नहीं छूट रही उनसे, तो उनको इम्पीच किया जा रहा है अपने पद से। और ये चीज़ क्या लॉडेबल है। देखो लॉडेबल होता है जिसको अप्रिशिएट किया जा सके, ये नहीं है कि भाई बड़ा आदमी था तो कुछ भी गलत करेगा, नहीं, इस चीज़ की प्रशंसा की जा रही है। ठीक है, अब मेरी एक बात देखो, सेंटेंस का मतलब तो आप समझ गए। इस सेंटेंस में एफर्ट्स जो था, एफर्ट्स इज बीइंग टेकन या एफर्ट्स आर, एफर्ट्स एक सिंगुलर थिंग थी या प्लूरल थिंग थी। देखो एफर्ट सिंगुलर था और एफर्ट्स इसके पीछे एस लगा दिया तो ये क्या बन गया था, प्लूरल बन गया था। और ये प्लूरल बन गया था तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आती, आर आता, इस की बजाय क्या आता, आर आता, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। चलो 9th की तरफ आ जाओ। 9th सेंटेंस कहता है एवरी वन एग्रीज दैट वी कैन नॉट अफोर्ड एन सेकेंड लॉकडाउन। देखो ईच और एवरी की बात चल पड़ी है तो मैं बता देता हूँ, ये प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, यहाँ प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। भाई सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट क्या बनता है, या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, तो यहाँ प्रोनाउन है। वर्ब ले रहा है एग्रीज, यानी एवरी, ईच और एवरी हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी ले रहा है सिंगुलर, क्योंकि वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है। तो एवरी वन एग्रीज दैट वी कैन नॉट अफोर्ड एन सेकेंड लॉकडाउन। नहीं दोस्तों, देखो आर्टिकल नाउन के लिए आता है, इस लॉकडाउन के लिए एन आ गया, लेकिन वो आया किसके अकॉर्डिंग, इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आ गया। कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड होती है, अगर वोवल साउंड आए तो एन आर्टिकल लगता है, जैसे ए आ ई उ ऊ, ए ओ, ऐसी कोई भी साउंड आ जाती तो आप क्या लगा देते दोस्तों, एन लगाते। लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड थी, सेकंड स की साउंड थी, इसीलिए यहाँ एन की बजाय क्या लगना था, यहाँ लगना था ए। एन कब लगता, एन कब लगता, एन लगता एन इंजीनियर, एन ऑनेस्ट पर्सन, इन केसेस में एन लगता जहाँ वोवल साउंड आती, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड थी इसीलिए ए लगाना था। जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेहरू हैड फ्लैग सम बेसिक आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। देखो फ्लैग ना दो तरीके से काम करता है, जो ये वर्ड है ना हमारा फ्लैग, ये दो तरीके से काम करता है। क्या क्या काम करता है, कभी तो ये वर्ब की तरह काम करेगा, कभी ये नाउन की तरह काम करेगा। जब भी ये नाउन की तरह काम करता है तो जो हमारा झंडा होता है उसको फ्लैग कहते हैं, जैसे ट्राइकलर हमारे इंडिया का फ्लैग है, यानी झंडा है। और वर्ब की तरह काम करता है ना दोस्तों, जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है
टू सजेस्ट समथिंग, कोई इशारा करना या किसी चीज़ को टाल देना। देखो फ्लैग वर्ब की तरह काम करता है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना। कैसे याद करा मैंने कि जब टॉम एंड जेरी देखते थे, वहाँ टॉम हार जाता था तो वो हमेशा वाइट फ्लैग दिखा देता था, यानी वो उस झगड़े को टाल देता था। तो फ्लैग का मतलब होता है टाल देना। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम मेरे पास आता है एवर्ट, और ये एवर्ट भी दोस्तों वर्ब है, क्लोज टेस्ट में बहुत बार मिलता है। तो यहाँ आपने क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखा है हैज़ हैव हैड। बोलो मेरे साथ, हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन फ्लैग तो कैसी फॉर्म थी, V1 थी, फ्लैग V1 थी और हेड था, हेड के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। इसीलिए इसे हम किस में बदल देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि बन जाएगी दोस्तों फ्लैग्ड। इसके पीछे ईडी लगा देंगे। अब ये सेंटेंस ओके हो गया। नेहरू हैड फ्लैग्ड सम बेसिक आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कुछ चीज़ों को उन्होंने टाल दिया। अब आप चलते 11 सेंटेंस की तरफ। देखो 11 सेंटेंस क्या कहता है, नेहरू वोर हिज हर्ट ऑन देयर स्लीव एंड स्पोक इन ए कैथारेटिक मैनर। देखो ये ना एक इडियम होती है, एक इडियम होती है। कौन सी इडियम है ये, वोर हिज हर्ट ऑन देयर स्लीव्स। देखो देयर स्लीव नहीं होगा, एरर तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। अब नेहरू एक पर्सन थे तो उनके लिए देयर नहीं, उनके लिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों, उनके लिए हम लगाएंगे हिज, यानी नेहरू जी जो थे अपना दिल अपने स्लीव्स पे रखते थे। ये क्या सेंस, इसकी सेंस बनती है। देखो इसे याद करने का तरीका यही है कि वो अपना दिल स्लीव्स पे रखता है कोई भी पर्सन। अब मैं कह दूँ समवन वोर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स, उसका मतलब ये है कि वो साफ दिल का व्यक्ति है, जो उसके दिल में है वही अपने हाथों पे दिखाता है, यानी उस वैसा ही काम करता है, वो कोई छल कपट नहीं जानता। ये होता है इस इडियम का मतलब कि एक साफ दिल का व्यक्ति, एक ऑनेस्ट पर्सन जैसा है वो। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड और सीखने को मिला, कैथारेटिक। क्या सीखने को मिला दोस्तों, कैथारेटिक। यहाँ से सारे रूल रिवाइज होते हैं। ए आर्टिकल इस नाउन के लिए आया और कैथारेटिक एडजेक्टिव था। देखो कैथारेटिक का क्या मतलब होता है, कैथारेटिक का मतलब होता है अपने आप को खाली कर देना। वैसे तो कैथारेटिक ड्रग्स होती है जो डॉक्टर देते हैं, भाई कई बार किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए तब भी उसे दी जाती है, यानी। लेकिन कैथारेटिक का एक और वे में यूज़ होता है इमोशनली। कई बार नहीं होता, आप कहते हैं बंदा पूरी तरह भर गया, भरा हुआ है अंदर से बंदा, वो रो देता है। तो एक इमोशनली भी अपने आप को खाली करना, अपने आप को खाली करना, अपने आप को रिलीफ देना इमोशनली वे में भी। भाई कोई रो दिया, भरा हुआ था, तो उसने भी क्या किया, उस चीज़ में भी कैथारेटिक यूज़ होता है, उस सेंस में भी। समझ गए इस वर्ड को, ये तो सीधा ही याद कर लेना, सीधा याद हो जाता है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फटाफट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इंडो ब्रिटिश कोऑपरेशन सिंस इंडिपेंडेंस। ये कह रहा है जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हैं और यूनाइटेड किंगडम के, ये एम्फेसाइज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इंडो ब्रिटिश कोऑपरेशन सिंस इंडिपेंडेंस। इसके अंदर कोई गलती नहीं थी। सेंटेंस में जो सीखना था वो ये सीखना था दोस्तों कि जब भी दो चीज़ों के लिए आर्टिकल लगता है ना, देखो यहाँ एक तो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और एक प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, इसीलिए मैंने दो बार दा लगाया, एक दा यहाँ लगाया, एक दा यहाँ लगाया। यानी जब भी दो चीज़ों के लिए दा लग जाए तो दो अलग अलग पर्सन की बात होगी। आओ सीखें। अगर मैं लिख दूँ ए डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर है, पेंटर, पेंटर भी है और कोई सिंगर भी है, तो ये तीनों एक ही व्यक्ति है क्योंकि आर्टिकल सिर्फ इसी के लिए लगा। अब यहाँ से देख के पता चलता है कि ये जो अपना डॉक्टर है ना, यही पेंटर भी है और यही सिंगर है, क्योंकि एक ही आर्टिकल हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर, इज कमिंग। लेकिन अगर मैं सबके साथ अलग अलग लगा दूँ, अब मैं आपसे कहता हूँ ए डॉक्टर, भाई एक डॉक्टर है, ए पेंटर, एक कोई पेंटर है, और ए सिंगर, कोई सिंगर है। अब इज़ नहीं, अब तीन अलग अलग इंसान आ रहे हैं, इज़ नहीं, आर कमिंग। अब तीन अलग अलग आदमी आ रहे हैं तो आर कमिंग। क्यों तीन अलग अलग आदमी आ रहे हैं, कैसे पता चला, क्योंकि सभी के साथ एक आर्टिकल था, इसीलिए मैंने द दोनों के साथ लगाया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द एंड द यूनाइटेड किंगडम। अगर एक के साथ लगा देता तो मतलब होता कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वही यूनाइटेड किंगडम के हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। चलो फटाफट हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मिस्टर कुमार ऑल्सो अर्ज्ड द पब्लिक टू कन्फाइनिंग संस्कृति फेस्टिवल्स टू देयर हाउस होल्ड्स एंड अवॉइड कॉन्ग्रीगेशन इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। ये कह रहा है कि कोई मिस्टर कुमार हैं जिन्होंने पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि भाई अपने घर पर ही रहो,
कोविड-19 को देखते हुए अपना सांस्कृतिक फेस्टिवल जो है उसे अपने घर पे मनाओ, अवॉइड करो पब्लिक गैदरिंग्स को। देखो यहाँ एक वोकैब मिल गई, कॉन्ग्रीगेशन। क्या वोकैब मिल गई? कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी कोई ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल हो जाए, एक जगह पर इकट्ठा हो, ए ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड टुगेदर, ए ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड टुगेदर फॉर ए रिलीजियस पर्पस। किसी धार्मिक कारण से एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा हो तो वहाँ पर उस चीज़ को क्या कहते हैं दोस्तों? ए ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल टुगेदर फॉर ए रिलीजियस पर्पस। उस चीज़ को क्या कहते हैं आपा? उस चीज़ को आपा, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। यहाँ क्या गलती मिली? यहाँ तो देखते ही गलती मिल गई। 2+V1 होता है भाई, 2+V1 होता है। हमने सीखा है हमारी क्लासेस में कि 2+V1 इन्फिनेटिव का काम करता है, तो 2+ में V1। यहाँ कन्फाइनिंग नहीं, यहाँ क्या आना चाहिए था दोस्तों? यहाँ आना चाहिए था कन्फाइन। कन्फाइन, इसके पीछे से ING हटा देना। आ जाओ फटाफट नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखो, माई ईयर लॉन्ग हार्ड वर्क हैज़ वेंट इन वेन सेज AB कृष्णा। वेंट का मतलब हैज़ वेंट इन वेन, वेन का मतलब हो गया कि व्यर्थ में बह गया। कोई AB कृष्णा है, वो कह रहे हैं कि भाई पूरे साल की मेहनत खराब चली गई। कैसी चली गई दोस्तों? खराब चली गई। वेंट इन वेन का मतलब ही होता है कि फ्रूटलेस थी वो थिंग। तो देखो एरर तो देखते ही स्पॉट कर लिया हमारे स्टूडेंट्स ने, तो कि हैज़ जो होता है, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वेंट नहीं होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी गोन। गो वेंट गोन, यही तो वर्ब होती है, गो वेंट गोन, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यहाँ क्या लगाना था? गोन लगाना था, इस वेंट को हटा के। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रवरी आर क्रूशियल फॉर लाइफ स्टॉक। द मंथ ऑफ दिसंबर, देखो क्या एक ही महीना है? द मंथ ऑफ दिसंबर, एक महीना है दिसंबर का, एक महीना है जनवरी का, एक है फरवरी का। तो मैं बोलूँ 3 महीने या 3 महीना? ये होगा 3 महीने, यानी मंथ की जगह दोस्तों क्या लगाना था? हमें लेना था प्लूरल नाउन, मंथ्स। मंथ की जगह क्या लगाते आप? मंथ्स लगाते, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। यानी यहाँ प्लूरल नाउन आना था। द मंथ्स ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर क्रूशियल फॉर लाइफ स्टॉक। चलो 16 सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही हैड रिक्वेस्टेड द डिफेंस मिनिस्टर टू परमिट द नोमैड्स टू वेंट इन द फिंगर एरिया फॉर विंटर ग्रेजिंग, फॉर विंटर ग्रेजिंग। देखो इस व्यक्ति ने, मैं बताता हूँ आपको नोमैड्स क्या होता है। सबसे पहले तो अपन नोमैड देख लेते हैं। जो नोमैड होता है ना, इसका मतलब होता है बंजारे। जो ये बंजारे वगैरह होते हैं ना, भेड़ बकरियाँ चराने वाले, उनको आपा कहते हैं, ये होते हैं अपने बंजारे। इसका एक और सिनोनिम मेरे पास आता है ट्रैम्प। ट्रैम्प, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने डिफेंस मिनिस्टर से परमिशन मांगी, रिक्वेस्ट किया कि सर परमिशन दे दो इन बंजारों को रिमोट एरियाज़ में भी पहाड़ वगैरह पर अपनी बकरी वगैरह चराने की। जनरली क्या होता है, आर्मी नहीं देती भाई, कहीं पहाड़ में फंस ना जाए, कि लैंडस्लाइड हो जाए, इसलिए नहीं देती। तो ये परमिशन मांग रहा है। एरर तो मुझे देखते ही मिल गया भाई। हमने हमारी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि 2+V1 होता है, और यहाँ क्या लगा दिया? वेंट लगा दिया। अभी इस वर्ब को करके हटे थे, 2+V1 यानी टू गो। यहाँ क्या लगाना था दोस्तों? यहाँ लगाना था टू गो। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। द पोर्टर्स हु हेल्प्ड द आर्मी हैव नॉट पेड फॉर 2 or 3 months। देखो जो पहाड़ पर आर्मी डिप्लॉय होती है ना, माउंटेन्स वगैरह पर, तो वहाँ पर सामान ले जाने के लिए वहाँ के लोकल्स की हेल्प ले लेती है, जिनको पोर्टर कहते हैं, यानी कुली वुली लोग थे। तो अब वो लोग उनका आर्मी का सामान रख के आ रहे हैं, तो उनको कुछ पैसा भी मिलना चाहिए। देखो इनको जब पैसा मिल रहा है ना, तो ये पैसिव वॉइस में आना था सेंटेंस। अब इसकी क्या सेंस बनी? द पोर्टर्स हैव नॉट पेड, मतलब वो पोर्टर बेचारे सामान भी रख के आए और उनको पैसा भी मिले। भाई सब्जेक्ट पोर्टर था, हैव नॉट पेड, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो सामान रखे हैं तो उन्हें पैसा मिलना चाहिए, यानी यहाँ सेंटेंस की पैसिव वॉइस लगती हैव नॉट बीन पेड, कि भाई उन पोर्टर्स को अब तक उनका पैसा नहीं मिला। ये था सेंटेंस, पैसिव वॉइस में आना था। आ जाओ 18th की तरफ। इट इज़ टू बी realize that there can be no islands of prosperity in a sea of pain and agony। ये कहता है भाई इस बात का सबको आभास है कि पेन होता है दर्द,
दुख तकलीफ और एगोनी भी सेम सेंस देती है। भाई दुख तकलीफ में कोई व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता, ये इस बात को कहना चाह रहे हैं। लेकिन एरर क्या था, एरर तो सीधा देखते ही मिल गया। कैन बीन, कैन मोडाल है, कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड, ये सब मोडाल है। और मोडाल के बाद वर्ब की हमेशा ही हमेशा नेचुरल फॉर्म यानी बीन नहीं, क्या आना था, बी आना था। कैन बी, इट इज़ टू बी रियलाइज दैट देयर कैन बी नो आइलैंड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी इन ए सी ऑफ पेन एंड एगोनी। चलो आगे आ जाओ। We have made great progress in the arena of international relations. We have made great progress in the arena of international relation. इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं लग रहा। देखो वी क्या था, जब एरर नहीं मिले ना, पहले तो एरर देखते ही मिल गया, नहीं मिले तो पोस्टमार्टम करो। वी क्या था, वी अपना प्रोनाउन था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, स्पीकर था। हैव इसके लिए आया, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ग्रेट एडजेक्टिव था, प्रोग्रेस फिर से नाउन था, इन फिर प्रेपोजिशन थी, द आर्टिकल था, एरेना फिर नाउन था, ऑफ फिर प्रेपोजिशन थी, इंटरनेशनल एक एडजेक्टिव था और रिलेशंस एक नाउन था। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, कोई इशू नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाओ। भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आ रही थी, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है मिस्टर ओली एक्यूज्ड हिज क्रिटिक्स ऑफ ट्राई टू ब्रिंग बैक द एरा ऑफ प्रिविलेजेस फॉर द अपर क्लासेस। देखो देखते के साथ एरर स्पॉट हो गया। क्लासेस में बेसिक में हम बहुत बार सीखते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जब भी कभी वर्ब आ जाए, अब एक ट्राई वर्ब थी, प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो यहाँ ट्राई नहीं, यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था ट्राइंग। भाई ट्राइंग आना था यहाँ ट्राई की बजाय। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द सिक्योरिटी एजेंसी सक्सेसफुल डिफ्यूज्ड द लोकली मेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस द पुलिस सेड। देखो इस सेंटेंस की सेंस क्या निकली, जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी ना, उन्होंने कोई लोकली मेड बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया। एक बार इसका पोस्टमार्टम देखते हैं। द एक आर्टिकल था, एजेंसीज एक नाउन थी, सिक्योरिटी एडजेक्टिव था, सक्सेसफुल भी एक एडजेक्टिव था। आप बोलते ही हैं सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल बिजनेस, सक्सेसफुल ह्यूमन, यानी सक्सेसफुल के बाद एक नाउन चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रही थी, वर्ब आ रही थी, डिफ्यूज़। उन्होंने क्या डिफ्यूज़ किया है, उन्होंने सक्सेसफुली डिफ्यूज़ किया है। क्या चीज़ की, उन्होंने सक्सेसफुली डिफ्यूज़ किया है। देखो अभी मैंने बोल ही दिया, वर्ब को जब भी क्वालिफाई करता है दोस्तों तो एडवर्ब करती है, और एडवर्ब वो होती है जिसके पीछे एल वाई आ जाए। तो यहाँ सक्सेसफुल डिफ्यूज्ड नहीं, यहाँ आना क्या था, यहाँ आना था सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड। यानी फर्स्ट पार्ट में एरर था, द सिक्योरिटी एजेंसी सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड द लोकली मेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस द पुलिस सेड। आ जाओ आगे। द प्रतिनिधि सभा वाज डिसॉल्व्ड इन ए लॉफुल मैनर। देखो इस सेंटेंस को देखते ही थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। क्या कन्फ्यूजन हो गई कि यार प्रतिनिधि तो हिंदी का वर्ड था, हिंदी का वर्ड था, इंग्लिश में कैसे आ गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, इसका पी कैपिटल था, और जिस भी चीज़ का फर्स्ट पार्ट कैपिटल हो वो नाम होती है, यानी प्रतिनिधि कोई नाम है, सभा भी नाम है। जो नेपाल की पार्लियामेंट होती है उसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं। वॉज डिजोल्व इन ए लॉफुल मैनर, बिल्कुल ओके सेंटेंस। सीखने वाली चीज़ इसके अंदर ये थी कि जब भी पार्लियामेंट डिजोल्व होती है, पार्लियामेंट भंग होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है डिजोल्व। आने वाले बहुत सारे क्लोज टेस्ट में ये वर्ड मिलेगा। पार्लियामेंट के लिए वर्ड, जब भी पार्लियामेंट भंग हो तो उसको क्या कहते हैं, डिजोल्व कहते हैं। जल्दी से आ जाओ 23rd सेंटेंस के ऊपर। एन ऑफिशियल सेड ए अबेंडन टू व्हीलर वाज स्पॉटेड नियर द उत्तम नगर इन कानपुर। देखो सेंटेंस में मुझे तो देखते ही एरर मिल गया। मुझे एरर मिला ए, मुझे क्या एरर मिला दोस्तों, मुझे एरर मिला ए का। क्या ए का एरर मिला, देखो ए एक आर्टिकल था, इस अबेंडन के लिए देखो अबेंडन ना एक एडजेक्टिव था और टू व्हीलर एक नाउन था। अपन ने क्लास में बहुत बार सीखा है कि आर्टिकल जब भी आता है वो नाउन के लिए आता है, यानी ये ए आर्टिकल आया नाउन के लिए, लेकिन आता किसके अकॉर्डिंग है, उसके सामने वाले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। आर्टिकल के बाद हमेशा ही हमेशा नाउन आता है, लेकिन वो आर्टिकल अपने आने वाले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आता है। अब एबेंडन में अपन ने क्या सीखा, ए की साउंड आई, वोवल साउंड आ रही थी, एबेंडन, एबेंडन्ड, यानी यहाँ ए की साउंड आ रही थी, वोवल साउंड आ रही थी, तो आर्टिकल ए की बजाय एन आना था। ठीक है,
देखो एबेंडन का मतलब क्या होता है? एबेंडन का मतलब होता है बिल्कुल ही झज्जर अवस्था, बिल्कुल ख़राब अवस्था में पड़ी है वो चीज़, अब उसको यूज़ भी नहीं किया जा सकता। कोई बिल्डिंग है, कोई व्हीकल है, उसके लिए यूज़ होता है। चलो जल्दी से आ जाओ, 24th और 25th दो सेंटेंसेज रह गए। देखो 24th सेंटेंस क्या कहते हैं? द कोलैप्स ऑफ ए न्यूली बिल्ट शेल्टर इन ए क्रीमेटोरियम इन मुरादनगर इन यूपीज गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट किलिंग एटलीस्ट 24 पीपल आर ए शोक। इतना बड़ा सेंटेंस देख के घबराना नहीं, सिर्फ एक चीज़ देखना, सब्जेक्ट और वर्ब। देखो दा एक आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद नाउन आता था, यानी कोलैप्स जो था वो मेरा नाउन था और कोलैप्स ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था। इसके बाद वर्ब ढूंढते हैं आपा। ऑफ एक प्रेपोजिशन थी, ए फिर से कोई आर्टिकल था, न्यूली एडवर्ब थी, बिल्ट एक वर्ब नहीं थी, बिल्ट एक वर्ब नहीं थी क्योंकि V3 थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती। शेल्टर भी एक नाउन था, इन प्रेपोजिशन थी, ए आर्टिकल था, क्रीमेटोरियम आर्टिकल के बाद फिर से नाउन, शमशान घाट को बोलते हैं। इन मुरादनगर तो एक एडवर्ब का काम कर गई, वेयर का आंसर दे दिया। इन यूपीज गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, फिर से वेयर का आंसर दे दिया, यानी ये दोनों किसका काम कर गए? ये दोनों एडवर्ब का काम कर गए। किलिंग V1+ing विद वर्ब की V1+ing विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब का काम नहीं करती, हमने सीखा है। तो ये भी वर्ब नहीं थी, एटलीस्ट भी नहीं थी, 24 पीपल भी नहीं थी। तो बचा क्या? वर्ब और सब्जेक्ट देखते हैं एक बारी। सिर्फ कोलैप्स बचा और मेरे पास बचा आर, यानी कोलैप्स एक सिंगुलर चीज़ थी, प्लूरल होती तो इसके पीछे एस आता, कोलैप्सिस होता, लेकिन ये कोलैप्स एक सिंगुलर चीज़ थी, और सिंगुलर चीज़ थी तो इसके लिए वर्ब कैसी आनी थी दोस्तों? सिंगुलर, यानी आर की बजाय इज आना था। समझ गए सेंटेंस क्या करेक्ट था? वर्ब क्या आनी थी? द कोलैप्स इज ए शोक। बस ये था, बाकी सारी तो एडवर्ब थी। यानी इतना बड़ा सेंटेंस था तो भी हमने क्या किया? सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख के निकाल लिया इसका आंसर। 25th सेंटेंस कहता है ए ग्रुप अटेंडिंग ए फनरल शेल्टर्ड फ्रॉम रेन इन द स्ट्रक्चर व्हेन देयर रूफ क्रम्बल्ड। देखो मेरी बात सुनो, फिर से आप सब्जेक्ट ढूंढते हैं। जब भी बड़ा सेंटेंस आए सिर्फ दो काम करो, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढ लो, यही बेसिक चीज़ें होती है। आपा ने देखा ए ग्रुप अटेंडिंग ए फनरल, देखो ए ग्रुप ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। शेल्टर्ड, अब इसके लिए वर्ब आ गई शेल्टर्ड, बिल्कुल सही वर्ब आई, कोई गलती नहीं थी इस वर्ब में, इसके लिए शेल्टर्ड वर्ब आई, बिल्कुल सही आई। तो फिर गलती क्या थी? इसके अंदर गलती दिख गई दोस्तों मुझे, देयर। देखो उस बिल्डिंग की छत गिरी है, क्रम्बल्ड का मतलब होता है ढह जाना, टुकड़े टुकड़े होके टूट गई वो चीज़। क्रम्बल वर्ड कैसे वर्ब को याद करा? आपा ने लिंक करा इसको कंबल से। क्रम्बल्ड इंग्लिश में क्रम्बल, हिंदी में बोल दिया कंबल, कंबल वाली चीज़ टूट जाती है, तो ये क्रम्बल्ड था। व्हेन देयर रूफ, देखो देयर का मतलब तो हो गया उस ग्रुप की छत टूट गई, देयर तो लिविंग के लिए लगा दिया, तो इस ग्रुप की छत थोड़ी टूटी, छत किसकी टूटी? स्ट्रक्चर की टूटी। और जब स्ट्रक्चर की छत टूटी तो स्ट्रक्चर के लिए देयर नहीं दोस्तों, स्ट्रक्चर के लिए इट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इट्स लगाएंगे। इस चीज़ को याद रखना, आगे बहुत सारे एरर मिलेंगे। यानी ए ग्रुप अटेंडिंग ए फनरल शेल्टर्ड फ्रॉम रेन इन द स्ट्रक्चर व्हेन इट्स रूफ क्रम्बल्ड। ये थे हमारे आज के एरर्स। इसके बाद हम करते इडियम फ्रेजेस। देखो इंग्लिश में ना एक चीज़ होती है, आपको गलत ऑप्शन हटाना होता है, गलत ऑप्शन हटाते के साथ सही आंसर अपने आप सामने आ जाता है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया जाता है। ये भी कह रहे हैं बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, तो बेस्ट ऑप्शन को हम टिक करते हैं। आ जाओ, इडियम कहती है डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन दी माउथ। इसको कैसे याद रखा मैंने? जब मैं तैयारी करता था मैंने पढ़ा कि कोई आपको गिफ्ट दे रहा है और आपको गिफ्ट में हॉर्स मिला और आप उसके माउथ की तरफ देख के कह रहे हो माउथ अच्छा नहीं है, कोई सुंदर सी शक्ल का हॉर्स मिलता। ये बात तो गलत थी। यानी जो गिफ्ट मिले उसमें गलतियां ना निकालो, उसको एक्सेप्ट कर लो, सीधी सी बात है, फ्री की चीज़ मिल रही है यार, और क्या चाहिए। अब आओ इसका रेलेवेंट ऑप्शन चूज करते हैं। देखो प्राइस की कोई भी बात नहीं हुई, इसलिए मैंने प्राइस को हटा दिया। कंपेयर, यहाँ तो एक ही गिफ्ट हो रहा है तो दूसरे गिफ्ट के साथ कंपेयर कैसे कर रहे हैं, इसको भी हटा दिया। अरे एक्सपेक्ट टू मच, कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप एक्सपेक्ट क्यों करेंगे भाई, गिफ्ट तो एकदम भी दे सकता है सडन। तो क्या आंसर बचा? डोंट फाइंड ए फॉल्ट विद द गिफ्ट। जब भी कोई गिफ्ट दे उसमें गलतियां मत निकालो, ये था इस इडियम का मतलब। नेक्स्ट इडियम मेरे पास आती है एवरी ट्रिक इन दी बुक, यानी एक बुक है जिसके अंदर सारी ट्रिक्स हैं। आप मान के चलो उसके अंदर सारी ट्रिक्स है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि हम सारे रास्ते जानते हैं। तो इसका मतलब ही क्या होता है दोस्तों?
ट्राई एवरी पॉसिबल वे। ये तो याद कर लिया, अगर नहीं पता था ऑप्शन एलिमिनेट करते तो मैं देखता बार्गेनिंग की कोई बात नहीं कर रहा। जब कोई चीज़ खरीद नहीं रहा तो डिस्काउंट और बार्गेनिंग कहाँ से आ गया। स्टक इन दी मिडवे अपने आप ही नहीं लगता। आंसर क्या बचा, एवरीथिंग इन दी बुक ट्राई एवरी पॉसिबल वे। चलो जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट इडियम है बी इन योर बोनेट। बोनेट गाड़ी में होता है। देखो ह्यूमन बॉडी में बोनेट होता है दिमाग, हमारा ब्रेन। कार का जो बोनेट होता है उसके अंदर इंजन होता है, हमारी बॉडी में ब्रेन हमारा इंजन होता है। मैं इसको कैसे याद रखता था, ए बी इन योर बोनेट। भाई आपके दिमाग में कोई बी, कोई मधुमक्खी आ गई, कोई मधुमक्खी बैठ गई, तो अब क्या आप कंसंट्रेशन बना पाओगे, अपना काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, उसी चीज़ को सोचते रहोगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया। किसी आइडिया पर सोचते रहना, किसी चीज़ पर एकदम दृढ़ निश्चय करके उसको सोचते रहना, ये होता है इसका मतलब। और बाकी ऑप्शन वैसे ही उड़ा देता। गो वाइल्ड की बात नहीं थी, स्टेप नहीं था, स्पीक सुसिंक्टली। इसका मतलब होता है संक्षेप में बोलना। आपा कहते हैं ना शॉर्ट में बता दे, ये वही वर्ड है। और इसको है ये एडवर्ब, ये एल वाई लगा है तो एडवर्ब की तरह काम करता है। चलो इडियम भी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में कहते हैं हमें वो कैब छांटनी है। तो देखो वो कैब लिंक मेथड से ही करते हैं। आपा आ जाओ करते हैं। देखो इसके अंदर जो वर्ड था वो वर्ड था अनकूथ। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तब भी आप लगा सकते थे। कैसे लगाते मैं दिखाता हूँ। सेंटेंस पढ़ते, दे से ही इज़ एन अनकूथ पर्सन बट माई परसेप्शन इज समथिंग डिफरेंट एंड आई इंजॉय बीइंग विद हिम। यानी लोग उसे कुछ कहते हैं लेकिन मैं उसके साथ इंजॉय करना पसंद करता हूँ। देखो उसके साथ इंजॉय करना पसंद करता है अगर ये, तो लोग उसके बारे में कुछ बुरा ही कहते होंगे। और बुरा कहते होंगे ना दोस्तों, तो जो पॉजिटिव वर्ड था वो तो अपने आप हट गया, एक्सट्रीमली पोलाइट हट गया। अब बोरिंग, अगर बोरिंग होता तो लोगों को क्या परेशानी थी, भाई चुपचाप अपना बैठा है, कुछ लेता थोड़ी, इसलिए बोरिंग भी हटा दिया। तो क्या बचते मेरे पास, मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचते, या तो अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली होता तब भी कोई इशू नहीं थी, ये इल मैनर्ड था, ये एक बदतमीज़ व्यक्ति था जो कभी भी कोई भी तरह की बदतमीज़ी कर सकता था, इसीलिए लोग उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। इसको याद कैसे करा मैंने, मैं तैयारी करता था जब अनकूथ। देखो अनकूथ को मैंने रिलेट किया था काऊ से। अनकूथ को मैंने किसके साथ रिलेट किया, मैंने काऊ के साथ रिलेट किया। काऊ जो होती है ना एक बहुत ही सिंपल सी एनिमल है भाई, बिल्कुल चुपचाप रहने वाले, एकदम अपनी भाषा में कहे तो एकदम शरीफ से। और अनकाउथ, अन लग गया यानी ये काऊ क्या होगी, एक शरीफ होगी। कूथ का मतलब होता है दोस्तों रिफाइंड। इस वर्ड कूथ का मतलब होता है रिफाइंड, यानी एक बढ़िया चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है रिफाइंड। जैसे पेट्रोल मिलता है ना, उसको रिफाइन किया जाता है, बुराइयां हटाई जाती हैं भाई, जो हमें तेल चाहिए वो निकाला जाता है। तो कूथ का मतलब होता है रिफाइन। और अन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, यानी अनकूथ का मतलब जो रिफाइंड ना हो। नॉट रिफाइंड यानी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो कैसी चीज़ है, वो एक ख़राब चीज़ है, यानी वो क्या है, इल मैनर्ड है। ऐसे वर्ड को याद करना था। चलो 30 सेंटेंस को देखते हैं। द डिसीजन रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ द कंपनी वाज मेड ओवर द वोसीफेरस ऑब्जेक्शन बाय द एम्प्लॉयज। देखो जो वर्ड था वोसीफेरस, मैंने वोसीफेरस को कैसे याद करा, मैंने वोसी की राइम बना ली थी मोसी से और फेरस। देखो शादी के टाइम फेरे, फेरस को रिलेट किया था फेरों से। शादी के टाइम जब भी फेरे वेरे होते हैं ना, तो कोई ना कोई मौसी या कोई ना कोई फूफा होते हैं, वो लड़ाई करते ही करते एक नॉइसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो वो सी फेरस यानी कोई मौसी थी जो फेरों के टाइम लड़ाई करने लग गई, यानी हंगामा कर दिया, उसने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। तो इस वर्ड का मतलब ही ये होता है कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे, एक अनप्लीजेंट सा एनवायरनमेंट बना दिया उसने। तो इसका क्या मीनिंग लग जाता, डेडिकेटेड तो होता ही नहीं, वॉयलेंट की बात नहीं की, साइलेंट नहीं, तो वो क्या थी, लाउड थी भाई। वो जो एम्प्लॉयज़ थे वो लाउड ऑब्जेक्शंस उठाई और एम्प्लॉयज़ ने कंपनी बंद करवा दी। इसका आंसर लाउड दिया गया था। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है ऑल्दो द ट्रीटमेंट वाज एबॉर्टिव द डॉक्टर लर्न ए लॉट फ्रॉम द रिस्पॉन्स बाय द मेडिसन। देखो ऑल्दो नाम, ऑल्दो एक मीनिंग समझाती है, मतलब कुछ अलग सी चीज़ हो रही है। आप कहते भी है कि यार भले ही सिलेक्शन नहीं हुआ पर सीखने को बहुत कुछ मिला, मतलब कुछ चीज़ मिली नहीं लेकिन कुछ मिला, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। तो ऑल्दो देखते ही मैं समझ गया, मतलब नहीं भी पता था तो कि ट्रीटमेंट तो कुछ ठीक हुआ ही नहीं, लेकिन डॉक्टर को सीखने को बहुत मिल गया। अब बात करते हैं एबॉर्टिव की। एबॉर्टिव दोस्तों एक एडजेक्टिव होता है। एबॉर्टिव क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। कैसे एडजेक्टिव है, देखो एक सेकंड इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो एबॉर्टिव
एडजेक्टिव होता है और इसके लिए नाउन लगता है एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है? एबॉर्शन होता है, देखो जब भी कोई फीमेल हो जो प्रेग्नेंट हो, उसके वोम में ही अगर बेबी की डेथ हो जाए तो एबॉर्शन करना पड़ता है। यानी आपने उस चीज़ को रोक दिया, वो जो चीज़ थी ना वो फुलफिल हो ही नहीं पाई, अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट चीज़ थी वो, बेसिकली अनसक्सेसफुल इवेंट था और इनकम्प्लीट चीज़ थी, यानी वो चीज़ फ्रूटलेस थी। तो वहीं से ये एबॉर्टिव से ये वर्ड बना था। तो इस एबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस थिंग। भाई कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका, बस कर दी, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो फ्रूटलेस थिंग। इसका आंसर पहले ही दे दिया, फ्रूटलेस होता है तो इनफेक्टिव इसका आंसर था। हार्मलेस की कोई बात नहीं हुई, ग्रेट की कोई बात नहीं, और जब एबॉर्टिव था, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, तो प्रोडक्टिव भी नहीं आ सकता, सिर्फ आता क्या? इनफेक्टिव। यानी देख रहे हो, इन वर्ड्स का मतलब नहीं भी पता था तब भी आप आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट के साथ बना सकते थे। द चिल्ड्रन इन द पार्टी वर नॉट अट्रैक्टेड बाय द वैपिड एंटरटेनमेंट। अब फिर देखो, वैपिड एंटरटेनमेंट था। चिल्ड्रन जो होते हैं ना बेसिकली पार्टी में इंजॉय करते हैं, लेकिन ये बच्चे उस पार्टी में इंजॉय नहीं कर पाए। क्यों नहीं इंजॉय कर पाए दोस्तों? क्योंकि वहाँ वैपिड एंटरटेनमेंट था। यानी एक बात तो पता चल गई कि एंटरटेनमेंट कुछ खराब था। अब वर्ड को याद लिंक मैंने कैसे किया था? मैंने लिंक किया था कि जो वैप होते हैं ना, जो वैम्पायर होते हैं, वैप देखते ही मेरे माइंड में चीज़ आ गई थी वैम्पायर, और पीड से मेरे दिमाग में आ गया पीना। यानी ये जो अपने वैम्पायर होते हैं ना, ये भूत भूत जो होते हैं, ये जो कुछ भी पीते हैं वो टेस्टलेस थिंग होती है, एक नीरस सी चीज़ होती है, डल होती है, बोरिंग होती है। तो इसका क्या आंसर लग गया? डल। इसका क्या आंसर लग गया? डल, क्योंकि वैपिड एंटरटेनमेंट होता है, एक डल सी चीज़ थी, लैक ऑफ एनर्जी थी उसमें। सीरियस हटा देना, फन हट गया, ग्रैंड हट गया, सिर्फ आंसर बचा डल। ऐसे इस वर्ड को याद करना था। जल्दी से आ जाओ, दो हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये कह रहा है द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स। सरकार का वो कौन सा तंत्र है जो कानून बनाता है? देखो, जुडिशरी होती है कोर्ट वगैरह, जो अपने जज वगैरह होते हैं। एग्जीक्यूशन का काम करती है पुलिस, एग्जीक्यूट करवाती है पुलिस शहर में कानून व्यवस्था। कोर्ट अलग ही चीज़ है, और जो लेगिस्लेचर होता है ना वही कानून बनाता है। जो अपना लेगिस्लेचर होता है दोस्तों वही कानून बनाता है। अपन पॉलिटी में पढ़ते भी हैं, लेगिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, तो वो क्या करते हैं? मिनिस्टर्स, वो कानून ही तो बनाते हैं। इसका आंसर क्या था? लेगिस्लेचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। भाई लाइफ हिस्ट्री है किसी पर्सन की और उसी पर्सन ने लिखी है। देखो, महान लोगों की ना लाइफ हिस्ट्री को लिखा जाता है कि उन्होंने जीवन में क्या क्या किया। जैसे महात्मा गांधी की लिख दी, शाहरुख खान की लिख दी, महेंद्र सिंह धोनी की लिख दी। जब उनकी जीवनी लिखी जाती है ना, उसको आप कहते हैं बायोग्राफी, उसको आप कहते हैं बायोग्राफी। और जब खुद ही बंदा लिख दे ना, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अपने जैसा कोई बंदा है, आप महान तो है नहीं, तो अपनी कौन लिखेगा? अपनी आपा खुद ही लिख लेंगे। इस ऑटो को देख के कुछ याद नहीं है, आपा कहते हैं यार नई वॉशिंग मशीन लाए हैं, पूरी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। यानी ऑटोमेटिक का मतलब ही होता है सेल्फ, और बायोग्राफी का मतलब लाइफ हिस्ट्री, यानी सेल्फ रिटन लाइफ हिस्ट्री। ऑटोबायोग्राफी क्या बन गया दोस्तों? सेल्फ रिटन लाइफ हिस्ट्री। तो ये थी हमारी आज की डेली डोज। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। सेशन थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, पर अच्छे से चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। मिलते हैं फिर अगली डेली डोज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।